ईरान और इजराइल युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका ईरान से करीब 7,000 किलोमीटर दूर है, फिर भी अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर आक्रमण कर रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर पड़ रहा है, जिससे बड़े बड़े समुद्री जहाज कच्चा तेल लेकर गुजरते हैं। इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा, बल्कि एक भयानक अंत की ओर बढ़ रहा है। दुनिया के नक्शे पर वो जगह जहां से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है, आज वहां से सिर्फ बारूद की गंध आ रही है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और दूसरी तरफ अपनी जिद पर अड़ा ईरान। सालों का तनाव अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अप्रैल 2026 के इन शुरुआती दिनों ने साबित कर दिया है कि कूटनीति दम तोड़ चुकी है। हरमुज की लहरों से लेकर रेगिस्तान की खाक तक हर तरफ बस एक ही सवाल है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। आखिर क्यों ईरान को जीत पाना मुश्किल है? यह है ईरान दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन में से एक। पिछले करीबन 500 सालों से ईरान इन्हीं बॉर्डर के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और शायद ही दुनिया की कोई सुपर पावर हो जिससे ईरान का टकराव ना हुआ हो, चाहे वह रोमन्स हो, अरब्स हो, मंगोल हो, तुर्क हो, रशियंस हो या फिर ब्रिटेन हो। हर एक सुपर पावर ने ईरान को जीतने की कोशिश की है और इसकी एक बड़ी वजह तो यह थी, ईरान दुनिया के क्रॉसरोड पर है। यही वो एक कंट्री है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। आज का ईरान 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईस्ट साइड पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ, और वेस्टर्न साइड पर इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ। इसके अलावा ईरान को 3 समुद्रों की भी एक्सेस है। इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है और साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ईरान के दक्षिण में ही दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक पॉइंट भी है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहते हैं। पूरी दुनिया की 20% ऑयल और गैस की सप्लाई इसी पॉइंट से गुजरकर आती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास ये 7 आइलैंड्स 1970 से ईरान के कंट्रोल में है। हालांकि इससे पहले इन पर यूएई का कंट्रोल था। इसी तरह इधर कैस्पियन सी में भी यह आसूरा डे आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। पिछले 40 सालों से ईरान वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी पावरफुल आर्मी और इकोनॉमी होने के बावजूद अभी तक कोई भी वेस्टर्न कंट्री ईरान पर अटैक करके उस पर कब्जा नहीं कर सकी? सभी देश जानते हैं कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक करना बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकता है। ईरान को अजेय बनाने में बहुत सी और रीजन्स के साथ साथ उसकी ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले हम ईरान की ज्योग्राफी को समझते हैं। ईरान के साउथ और वेस्ट साइड पर जाग्रोस माउंटेन रेंज है। ईरान की कोस्ट लाइन से लेकर इराक और ऊपर तुर्की तक फैली हुई यह माउंटेन रेंज ईरान को एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। यह सारा एरिया बहुत ही पथरीला है और इसे पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन पहाड़ों का ईरान को इतना फायदा है, 1980 में जब इराक ने ईरान पर अटैक किया तो इसका यह प्लान था कि एक तो वहां खुजिस्तान पर कब्जा कर ले और फिर यहां से आगे ईरान के बाकी शहरों पर भी कब्जा करके ईरान को कुचल दे, क्योंकि सब अरब कंट्रीज डरे हुए थे कि ईरानियन रिवॉल्यूशन का प्रभाव बाकी अरब तक न फैल जाए। मगर इराकी आर्मीज 2 सालों में सिर्फ इधर खुजिस्तान तक ही पहुंच सकी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह जगरोस के पहाड़ों को पार करके ईरान पर कब्जा कर सके, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली और फिर ईरान इराकी फोर्सेस को पीछे धकेलता हुआ इराक के अंदर तक घुस गया। मगर यहाँ पर ईरान को यह समझ आया कि जहां इराकी आर्मी को आसानी से उसके शहरों से सप्लाई मिल रही थी, वहीं ईरानी आर्मी को सप्लाई पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ईरान के सारे बड़े एक्सपोर्ट पॉइंट और शहर जाग्रोस माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ थे। यही वजह है कि 8 साल बाद यह वार बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई और दोनों कंट्रीज के बॉर्डर में 1 इंच भी चेंज नहीं आया। इसी तरह ईरान के नॉर्दर्न साइड पर कैस्पियन सी के साथ एल्बोर्स माउंटेन रेंज है, जो इसे नॉर्दर्न साइड से प्रोटेक्शन देती है। और यह पहाड़ सिर्फ ईरान को नेचुरल प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि बहुत से रिसोर्सेज भी देते हैं। ये दोनों माउंटेन यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड और जिंक से मालामाल है।
ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े जिंक के रिजर्व्स हैं। इसी तरह 20वीं सेंचुरी ने ईरान की इस ज्योग्राफी को चार चांद लगाए, जब यहाँ पर्शियन गल्फ के पास ऑयल और गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हुए। आज की डेट में पूरी दुनिया के 10% ऑयल और 15% नेचुरल गैस के रिजर्व्स ईरान के पास हैं। ईरान को एक और चीज जो प्रोटेक्शन देती है वो है 2500 किलोमीटर लंबी एक कोस्ट लाइन, जो दो समुद्रों के बीच डिवाइडेड है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा सीपोर्ट दुनिया के एक बहुत बड़े चेक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, और यही पॉइंट आज ईरान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर भी है। अगर ईरान अपनी नेवी के जरिए यह पॉइंट ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई यहाँ से गुजर कर एशिया और यूरोप को जाती है। अब मान लीजिए कि कोई ये कोस्टलाइन और ये दो माउंटेन रेंजेस क्रॉस करके ईरान के अंदर भी आ जाए। यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा बैरियर दस्ते लूत और कविर रेगिस्तान है। दस्ते लूत डेजर्ट को दी हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहते हैं, क्योंकि 2005 में यहाँ पर 70 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। इस टफ और असामान्य ज्योग्राफी की वजह से ईरान को जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है। लेकिन आज की डेट में जो दूसरी चीज ईरान को इतना पावरफुल बनाती है वो है इसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। सबसे पहले अगर हम ईरान के डेमोग्राफिक को देखें तो इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 9 करोड़ है, जिसमें 95% शिया मुस्लिम है। ईरान में 62% लोग पर्शियन है, 16% अजारी, 10% कुर्द और बाकी 12% बलोच, लूर, अरब और तुर्क हैं। 1979 की शिया रिवॉल्यूशन से पहले ईरान एक लिबरल कंट्री था और इसमें अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय भी था। अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई किया करता था। फिर इमाम खुमैनी के आने के बाद यहाँ के सारे डायनामिक्स चेंज हो गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल के आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट ईरान 1948 में इजराइल को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था। लेकिन इमाम खुमैनी ने आते ही फलस्तीनियन के सपोर्ट में आवाज उठाई और ऐलान किया कि अब से इजराइल ईरान का नंबर 1 इनमी है। तेहरान ने इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए। इजराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। तेहरान में मौजूद इजरायली एम्बेसी को फलस्तीन एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका सबसे पहला नतीजा तो यह हुआ कि इजराइल के साथ ईरान का अमेरिका के साथ भी रिलेशन खराब होना शुरू हो गया। लेकिन रिलेशन की यह खराबी सिर्फ इजराइल और अमेरिका तक ही नहीं, ईरान के आसपास मौजूद सारी अरब स्टेट्स भी शिया रिवॉल्यूशन के बाद अलर्ट हो चुकी थी। वो सब इस बात से नाराज थे कि कहीं ईरान की आइडियोलॉजी अरब स्टेट्स तक ना पहुंच जाए और इसके नतीजे में उनकी किंगडम को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इन सब अरब स्टेट्स में बादशाहत थी। 1980 में इन्हीं सब अरब स्टेट्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर अटैक करने के लिए बैक किया था। यहीं पर ईरान को भी समझ आ गई कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे अपनी आइडियोलॉजी को बाहर दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उसके और उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के बीच यह सारे अरब कंट्रीज हैं जो उसके खिलाफ है। इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा कि इजराइल से दूर होने के बावजूद वो उसको डरा सके। और यहीं पर ईरान ने ऐसे सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो एंटी इजराइल थे, जैसे कि फलस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में फातमियून ब्रिगेड, इराक में अल-बदर और यमन में होसी। इस सारे नेटवर्क को दी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसी नेटवर्क के जरिए ईरान इजराइल और अरब कंट्रीज पर भी प्रेशर रखता है कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। इसलिए जब इजराइल ने गाजा पर बम्बारमेंट शुरू की तो इधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल फायर किए और यहाँ यमनी हशीहों ने रेड सी से गुजरने वाले इजरायली और अमेरिकन शिप्स को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया। ईरान की इसी प्रॉक्सी वार फेयर स्ट्रेटजी ने उसे काफी डेंजरस बना दिया। जनवरी 2024 में जब होशीहो की तरफ से यहाँ से गुजरने वाले कंटेनर्स पर लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, तब फ्रांस ने यमन के शाही ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन वाला एस्टर 15 सरफेस टू एयर मिसाइल यूज किया, जबकि यमनी ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ $20,000 थी। यमनी को यह सारे ड्रोन ईरान सप्लाई कर रहा था और इन ड्रोन को ही रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ भी ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा और मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल हैं।
ईरान के सारे मिसाइल्स 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो अगर हम ईरान की ज्योग्राफी, उसकी प्रॉक्सी स्ट्रेटजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें, तो इसके बावजूद कि ईरान पर वेस्टर्न कंट्री की कई सारी पाबंदियां हैं और उसकी इकोनॉमी ऑफिशियल ग्राउंड पर बहुत छोटी है, ईरान एक ऐसे कंट्री के तौर पर सामने आता है जिसके पोटेंशियल के बारे में बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं। चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, प्रॉक्सी नेटवर्क्स की फंडिंग हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी, ईरान के बारे में बहुत से ग्रे एरियाज हैं जिनकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज उस पर डायरेक्ट अटैक करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ यही एक पॉइंट को देखें कि दुनिया के 2 चेक पॉइंट्स स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और बाब अल मंदेब ईरान की टारगेट रेंज में है, तो यही चीज उसे बहुत पावरफुल लीड दे देती है। और अब तो रशिया और चाइना भी अनऑफिशियली ईरान को बैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब हमास के लीडर इस्माइल हुनिहो को असासिनेट किया गया, तो बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आई कि इसमें रशिया का डायरेक्ट सपोर्ट है। इस पर ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी पर भी सवाल है। ईरान इस पर कब और कैसे रिएक्ट करेगा, और क्या ईरान इजराइल और अमेरिका का जवाबी वार सहने की क्षमता रखता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।